जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर डिटेल सॉल्यूशन सीरीज़ में। हम इसमें दिसंबर 2019 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा जो लेटेस्ट जो पेपर हुआ है सीटेट का वो वाला पेपर है। चलो चलते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स आर देयर बिटवीन इंटीजर्स 1 to 100। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कई एग्जाम्स में फ्रेंड्स। अगर आप इसका जो डायरेक्ट आंसर याद रखें तो इसका आंसर होता है 8। जो आपके ट्विन प्राइम्स हैं वो इसके बीच में होते हैं, आपके 1 to 100 के बीच में 8। अब ये ट्विन प्राइम्स होता क्या है, तो आपको अगर ये इसमें समझने वाली बात है कि आपका ट्विन प्राइम होता क्या है। देखो फ्रेंड, आपको उसको कैसे याद रखना है। ट्विन जो है यहाँ पे आपका 2 से रिलेटेड है। ट्विन 2 एक ही बात होती है। तो जो भी दो प्राइम हैं जिनके बीच में अगर 2 डिफरेंस है तो वो आपके ट्विन प्राइम का पेयर कहलाएगा। तो अब आपको इसको निकालेंगे कैसे। अगर ये तो 8 तो हो गया, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, तो आप पहले प्राइम से स्टार्ट कर लो। पहला प्राइम है 3 नंबर। एक तो प्राइम होता नहीं है, पहला प्राइम है 3। इसमें आप 2 जोड़ो 5। क्या 5 ही प्राइम है? यस, तो ये हमारा पहला पेयर बन गया। उसके बाद आपका दूसरा प्राइम क्या है? 5। 2 जोड़ो 7। 7 भी हमारा है, तो ये भी बन गया। अब आपका नेक्स्ट प्राइम क्या है? 7। 7 में आप 2 जोड़ो 9। नहीं, 9 तो प्राइम नहीं है, तो आपका नेक्स्ट क्या बन जाएगा? 7 के बाद आप जो देखते जाओगे तो आपको देखोगे कि नहीं बन रहा है, 7 को छोड़ दो। नेक्स्ट प्राइम आता है आपका 11। 11 में आप 2 जोड़ो, 13, तो 11 13 एक प्राइम बन गया। इस तरीके से आप जब जोड़ते जाओगे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्राइम नंबर्स को आप बढ़ाते जाओ और उसमें 2 2 जोड़ते जाओ, और वो देखो कि आपको पेयर बन रहा है नहीं बन रहा है। तो आपका जो फाइनल एक इसमें प्राइम नंबर बनेगा वो बनेगा 71 73। बस ये एक लास्ट प्राइम नंबर इसमें पेयर बनेगा 1 से 100 के बीच में। इसके आप रैंडमली चेक कर लो, 93 को चेक करो। 93 आपका प्राइम होता है, लेकिन इसमें 2 जोड़ा तो 95, लेकिन 95 तो प्राइम नहीं है, तो ये आपका प्राइम पेयर नहीं, ट्विन प्राइम पेयर नहीं हुआ। ठीक है, तो बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, और प्राइम नंबर में आप 2 2 2 जोड़ते जाओ तो आपके उसमें आप, और ये बहुत इजीली काउंट हो जाएगा। इसमें कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है। आप काउंट कर लो जल्दी जल्दी बना के, तो आपका मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर अंदर आप उसको काउंटिंग कर लोगे और आपकी ये ट्विन प्राइम्स काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा आंसर नंबर 4। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ 2 1 1 6 8 2 की पावर ए 3 की पावर बी 7 की पावर सी, ये फॉर्मेट में दिया हुआ है, और आपको ए बी सी बोला है कि नेचुरल नंबर है। आपको बताना है 4a - 5b + c की वैल्यू क्या होगी। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन देखते ही आपको पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मेट है, ये फैक्टराइजेशन की फॉर्मेट है। तो आपको करना क्या है, इसमें आपको 2 1 1 6 8 के फैक्टर निकालने हैं, और वो फैक्टर किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को देख के मुझे लग रहा है कि वो फैक्टर 2 3 7 की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। आप इसके फैक्टर निकाल लो, मैं इसके फैक्टर निकालूंगा, तो मेरे फैक्टर कुछ इस तरीके से आएंगे, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 7 की पावर 2। अब ये जब इसके फैक्टर आएंगे, इससे मुझे पता चल गया कि मेरा ए बराबर है 4, मेरा बी बराबर आ जाएगा 3, मेरा सी बराबर आ जाएगा 2। मेरी ए बी सी की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू यहाँ पर डाल दूंगा, तो मेरा इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 4, विच इज नथिंग बट 3। ठीक है, तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि यदि बड़ा नंबर है, ये पहली बात तो इस क्वेश्चन में क्लियर ही दिया हुआ है कि ये फैक्टर की फॉर्म में ही होगा। जब क्लियरली उन्होंने 2 की पावर a 3 की पावर b, तो ये फैक्टराइजेशन की फॉर्म होती है। नहीं भी दिया हुआ तो इस टाइप के बड़े नंबर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको फैक्टराइजेशन दिमाग में आना चाहिए आपके। जैसे आप क्वेश्चन देखो कि ये नंबर है, मुझे इसके फैक्टर करने हैं। जैसे मैंने आपको रूट वाला क्वेश्चन, क्यूब रूट वाला क्वेश्चन बताया था। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको फैक्टराइजेशन आपका पहला क्लिक होना चाहिए इस क्वेश्चन को देखते ही कि मुझे फैक्टराइजेशन करने हैं। और जो नंबर सिस्टम जो आपका टॉपिक होता है ना फ्रेंड्स मैथ्स में, वो मोस्टली फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन उसमें से एक आध क्वेश्चन आपका बनता ही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस टाइप का आपको नंबर दिखे बड़ा, आपको उसको फैक्टर करना है, छोटे नंबर में तोड़ लेना है। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द क्वेश्चन। बट जो क्या वाला पार्ट है वो आपका है, इसमें आपको क्वेश्चन को देखते ही होना चाहिए कि मेरा ये बड़ा नंबर है, मुझे इसके फैक्टर करना है। ठीक है, चलो होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोलता है x बी द लीस्ट नंबर विच विल बी डिवाइडेड बाय दिस नंबर लीव्स अ रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अब देखो ये क्वेश्चन क्या थोड़ा सा ट्रिकी है। वैसे अगर मैं आपको जो बता दूंगा ना क्वेश्चन में करना क्या है, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में करना क्या है यही आपको इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन की। वरना जैसे मैं आपको बोल दूंगा ना इसमें ये करना है, तो आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट में कर दोगे कि वो करना तो आपको आता है। ठीक है,
अब देखो, जब भी आपका उसमें टर्म्स आपको समझनी है क्वेश्चन में, देखो इसमें एक टर्म हो रही लीस्ट। मैंने आपको बताया था कि ये लीस्ट कहाँ आपकी टर्म आती है, आपको ध्यान होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम में आपकी टर्म आती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था एलसीएम में क्या होता है। एलसीएम में आपको ऐसा नंबर ढूंढना होता है जिसमें उन सब नंबर्स का भाग चला जाए, जिसमें आपको मैंने बोला ना एलसीएम, एम को यहाँ पर आप ट्रिक बनाकर रिलेट कर सकते हो में, तो ऐसा एक नंबर जिसमें सबका भाग चला जाए, तो वो है मेरा एलसीएम। और यही तो उन्होंने पूछा है कि एक्स बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे देखो एक्स वह ऐसी छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 20, 28, 35 से भाग देने पर, एक्स में भाग देने पर 5 बच जाए। तो यानी कि मुझे एक्स ऐसा नंबर चाहिए जो इन सब का एलसीएम हो। ठीक है, देखो अभी क्या वाला पार्ट जैसे क्लियर हुआ, आपको एलसीएम लेना है बस इसका। तो आपको करना क्या है, आपको 8, 12, 20, 28 और 35 का एलसीएम लेना है। आपने जैसे इसका एलसीएम लिया, आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम ले लेना। आप तो एलसीएम लेना तो आपको आता ही है, पहले 2 से, फिर जो भी आपका डिविजिबिलिटी रूल होता है उससे करेंगे, तो इसका आपका एलसीएम आ जाएगा इसका 840। तो अब इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 840। अब ये बोला है कि अब आपका 840 तो इसका एलसीएम है 840, तो ऐसा नंबर है जिसमें इसका भाग अगर मैं दूं, इन नंबर्स का अगर मैं भाग दूं, इन किसी भी नंबर का भाग अगर मैं दूं, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि ये तो पूरा एलसीएम ही है, एलसीएम का मतलब ही होता है कि उसमें भाग पूरा पूरा चला जाए। तो मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जिसमें मैं भाग दूं तो रिमाइंडर 5 आए। तो अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूंगा इसमें, तो मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि पहले 0 आ रहा था। तो मैं अगर इसमें 5 जोड़ दूं, तो मेरा जो भी नंबर आएगा उसमें जब मैं इसका भाग दूंगा, तो मेरा 5 हमेशा ही रिमाइंडर आने वाला है, क्योंकि 840 में तो पूरा पूरा भाग जा रहा था, तो इसमें अगर ये जोड़ दूंगा तो 5 हमेशा इसका रिमाइंडर आएगा। तो मेरा बस अब तो ये मेरा नंबर आ गया फाइनली, मेरा एक्स की वैल्यू ये है। अब पूछा क्या है, व्हाट इज सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एक्स, आपको निकालना है। तो 8 और 4, 12, 5, 17, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। ठीक है, तो आपने नोट किया होगा फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गई होगी ये चीज। इसमें जो मेन था इस क्वेश्चन में यही था कि क्या करना है मुझे इस क्वेश्चन में। अगर मैं आपको बता देता इसमें आपको बस एलसीएम लेना है इन नंबर्स का, तो फिर क्या था, एलसीएम लेना तो सबको आता है, नॉर्मल है, बेसिक नंबर सिस्टम का पार्ट है। लेकिन हमें करना क्या है वही इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको हिंट देखना है। हिंट मतलब जैसे इसमें लीस्ट वर्ड यूज किया हुआ है, इसमें हम एक नंबर ऐसा है जिसमें सब नंबर्स का भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा जब कोई भी सिनारियो आता है तो इसका मतलब उन नंबर्स का वो एलसीएम है, या एलसीएम के आसपास का कोई नंबर है, समथिंग लाइक दैट। तो आपको इस तरीके से समझना है क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको एक बार पता चल गया कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, तो आपको आता तो है, आपको एलसीएम निकालना आता है, एचसीएफ निकालना आता है, प्लस माइनस करना आता है, बट आपको पता चल जाए कि मुझे इसमें प्लस करना है या माइनस करना है, एलसीएम लेना है या एचसीएफ लेना है। ठीक है, तो इतनी सी बात है। होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What number should be subtracted from each of this so that the numbers so obtained in this order are proportion? ये proportion वाला क्वेश्चन मैं आपको एक बार पहले करा चुका हूँ। ये proportion वाला क्वेश्चन जब भी आता है, मैंने आपको बताया था कोई भी 4 नंबर अगर proportion में होते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि अगर 4 नंबर proportion में है तो वो इस तरीके से हो जाएंगे। ये आपको बस ध्यान रखना है, इसमें जहाँ भी ये प्रपोर्शन वर्ड आ जाए आप बस इसको ध्यान रख लो, ए बी बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। तो अब इसमें क्या दे रखा है, एक नंबर है जो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सब में से, तो मैं कर देता हूँ। मान लिया वो नंबर मैंने एक्स है, तो मैंने वो नंबर सब में सब्ट्रैक्ट कर दिया, और मैं इसको ऐसे करके सॉल्व लिख देता हूँ। यही तो मेरा प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है। मैंने क्या किया है, इसी फॉर्मेट में इसको रख दिया है। बस आप इसको जैसे सॉल्व करोगे इस पूरे को, तो ये आपका इसका जो एक्स के लिए आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी आंसर नंबर 2। तो इसकी आ जाएगी 17, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 17, इसका आंसर हो जाएगा 2। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, एक्स की वैल्यू 17 आ जाएगी। ये नॉर्मल है, आपने इसमें घबराना नहीं है सॉल्व करने में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, इसको इधर इसको इधर, और ये बेसिक आपका सॉरी तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है बेसिक, आपको बस करना है। उसमें स्क्वायर की टर्म आएगी लेकिन आप उससे घबराए नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म इधर भी आएगी, एक्स स्क्वायर की टर्म इधर भी आएगी, और वो कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली आपकी एक्स ही बचेगी। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब भी आप एक्स के लिए किसी इक्वेशन को सॉल्व करो तो आप हमेशा एक्स की टर्म्स को एक साइड ले जाओ और वाई की टर्म कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले जाओ। अब हमें कौन सी साइड ले जानी है, आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी साइड आप लेके जा रहे हैं एक्स की टर्म को, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए मेरा,
बाकी जो कांस्टेंट है वो सारा किधर भी डायरेक्शन में जाओ, लेकिन एक्स का मेरा डिसाइड हो गया कि मुझे एक्स को किधर ले जाना है, उसके अपोजिट साइड में आप कांस्टेंट को ले जाओ। ठीक है, तो होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको वीडियो में जो मेरी बातें हैं वो समझ में आती हैं, आपको लगता है कि ये कुछ चीज़ें काम की हैं, तो इसको जितने ज़्यादा हो सके उतने लोगों से शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी वीडियो आता है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन एडवांस में मिल जाए। तो आपको उस नॉलेज की जो भी मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, वो आपको अच्छी तरह समझ में आए, और जितने ज़्यादा हो सके आप इसको जितना ज़्यादा हो सके लोगों से शेयर करें। मेरा इस वीडियोस बनाने का पर्पज़ यही है कि जो नॉलेज अगर मेरे पास है वो नॉलेज हमारे उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो इसके हकदार हैं, इस नॉलेज के हकदार हैं। क्योंकि अब सीटेट एग्ज़ाम पास भी आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये एक लास्ट टाइम होता है जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स को अगर ढंग से कर जाएँ, तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार, अब जो पेपर आएगा, और आपने एक पैटर्न देखा होगा अभी तक मैंने जो पेपर सॉल्व कराए, तो मोस्टली जो क्वेश्चन है वो उसी लेवल में रिपीट होते हैं। प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन आपने देखा कि 3-4 साल के हमने पेपर किए, उसमें 2-3 बार आ गया। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हुआ, एक ट्रायंगल का क्वेश्चन हुआ, तो पैटर्न वही है क्योंकि वही एक सिलेबस है। तो अगर आप 10 साल के पेपर्स को भी सॉल्व कर जाते हो और एक बार ढंग से समझ जाते हो चीज़ों को, और मेरे इन वीडियोस को आप देख लेना, 10 वीडियोस में बनाऊंगा, लगभग 10 से 15 वीडियोस इनके, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको जितनी जल्दी हो सके एटलीस्ट आपको 10 से 15 दिन पहले ख़त्म कर दूँ एग्ज़ाम के। आप इन वीडियो को देख के चले जाना, मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपका जो 10-20 क्वेश्चन जो आते हैं सीटेट में, 15 क्वेश्चन आप बना के आ जाओगे, अगर आपको प्रीवियस मैथ्स की नॉलेज नहीं है तो भी। ये मैं आपको गारंटी है। तो बस जितने ज़्यादा हो सके सीटेट के आपके फ्रेंड्स जो भी हैं उनसे सबसे शेयर करें, और इस वीडियो को मतलब जो है उन ज़रूरतमंदों तक जरूर पहुँचाएं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको कह रहे हैं सम ऑफ दिस इज डिवाइडेड इन ए बी सी इन सच ए वे दैट द 4 टाइम्स ऑफ ए एंड 6 टाइम्स ऑफ बी एंड दिस। सी, ये जो आपका इसमें क्या करना है, आपको समझना है। ये देखो इसमें कि अगर हिंदी में आप हो तो ये जो आपका दे रखा है 4 गुना, टाइम्स, इस टाइप के कीवर्ड्स अगर आपको दिखते हैं ना क्वेश्चन में, 9 टाइम, इसका मतलब ये क्वेश्चन है रेशियो का। ये बस आप ध्यान रख के चलो, ये रेशियो का क्वेश्चन है, मतलब आपको इसमें रेशियो कहीं ना कहीं निकल के आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें क्या लिख रखा है, इसमें बोला है आपसे कि ए बी सी कुछ वैल्यू है, लेकिन आपको एक चीज दी हुई है सच टाइम्स 4 टाइम्स ऑफ ए, तो ये 4 टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू आपका है 6 टाइम्स ऑफ बी, तो ये है आपका 6 टाइम्स ऑफ बी। ये क्या है, आपका रेशियो एक तरीके से दे रखा है कि आपका ए बाई बी जो है वो 6/4 है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है इसमें। ठीक है, आपको एक और इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है कि 9 टाइम्स ऑफ सी वो आपका बराबर है, सॉरी 6 टाइम्स ऑफ बी, ये आपका दिया हुआ है 6 टाइम्स ऑफ बी जो है आपका 6 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ 9 टाइम्स ऑफ सी, एंड जो 6 टाइम्स ऑफ बी एंड 9 टाइम्स ऑफ सी आर इक्वल। ओके, इसको एक बार ढंग से पढ़ते हैं। इन ए बी सी सच दैट 4 टाइम्स ऑफ ए 6 टाइम्स ऑफ बी एंड 9 टाइम्स ऑफ सी आर इक्वल। ओके, तो आपको ये भी दिया हुआ है इसमें कि जो आपके 4 है इक्वल टू 6 भी है, और यही आपका बराबर है 9 सी के। ये एक इक्वेशन दी हुई है आपको, एक तरीके से ये पूरी एक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन तो आपको बताइए कि दी हुआ है कि 1710 जो है वो आपका तीनों का पार्ट है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, तो आपको एंड ऑफ द डे इसमें ए और सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो इसमें ये जो इक्वेशन है, इसमें देखो इनसे आपकी एक इक्वेशन तो ये है और एक इक्वेशन ये है। अब आपकी दो इक्वेशन दी हुई है और आपको करना क्या है, अब आप क्या करो, इसमें आप हर को किसी एक फॉर्मेट में बना लो। देखो इसमें पूछा ए है तो मैं सबको ए के फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। देखो मैं इसको लिख दूंगा ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी को लिख सकता हूँ मैं 4a/6 प्लस सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, सी को लिख सकता हूँ मैं 4a/9। ठीक है, ये वही 9 की फॉर्मेट में आ गई बराबर 1710। मैं इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी इससे। ठीक है, तो मेरी ए की वैल्यू इससे क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी मेरी इससे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, तो मेरे इससे ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी 810। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा, इस ए की वैल्यू हो जाएगी 810। ए की वैल्यू आ गई आपको, सी की वैल्यू आपको पता ही थी 4a/9 होती है, तो आप इसको 4a/9 में आपको डाल दोगे तो आपकी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 360। ये आप सॉल्व करके देख ले रहे हैं नॉर्मल, मैं इसमें सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, पर आप डाल सकते हो 810 की आप यहाँ डालोगे तो 9 से कट जाएगा 90 बार, और 90 इंटू 4 आपका आ जाएगा 360। अब पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी पूछा है, तो आपका डिफरेंस देख लो, इसमें डिफरेंस क्या है,
इसका ए एन सी के बीच में, इसका आपका डिफरेंस है 450। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 450। तो जो मेन इसमें इंपॉर्टेंट बात थी हमारे वाली, क्या करना है वो आपको ये समझना है कि बस ये एक रेशियो का क्वेश्चन है और आपको इसमें बस कुछ वैल्यूज दी हुई है, इक्वेशंस या इक्वेशन का क्वेश्चन भी मान सकते हो आप इसको। तो आपको बस करना क्या है, उस वैल्यूज को उसको उस इक्वेशन में डालना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक बेसिक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है जिसमें आपको वैल्यूज इक्वेशन दी हुई है रेशियो के फॉर्म में, उसको आपको वैल्यूज को एक ही किसी फॉर्मेट में बना के, जैसे हमने क्या किया था a प्लस बी प्लस सी, अब इसमें मैंने a की फॉर्मेट में लिखा सबको, आप b में भी लिख सकते हो, c में भी लिख सकते हो, लेकिन a की फॉर्मेट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि a तो मुझे पूछा ही है। अगर मुझे यहाँ पे पूछा होता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन b एंड c, तो मैं इन सबको b की फॉर्मेट में लिख देता, तो उससे क्या होता कि मेरी जो भी वैल्यू आती है वो बी की निकल के आ जाती है, तो फिर मेरे को वापस केवल एक ही वैल्यू निकालनी पड़ती, वो थी सी। तो ये क्वेश्चन है हमारा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिकली आपका इक्वेशन का क्वेश्चन जिसमें आपको वैल्यू की इनपुट करनी है। बस आप इसमें ध्यान जो रखने वाली बात वो ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप यहाँ पे जो इक्वेशन बनती है इसमें वैल्यू क्या डाल रहे हो, तो इसमें वैल्यू बहुत सोच समझ के आपको डालनी है। मैंने देखो इसमें एक ही वैल्यू डाली है, मतलब एक ही फॉर्मेट में इसको बनाया है, क्योंकि मुझे क्या होगा कि इससे एक स्टेप मेरी कम हो जाएगी, मेरी ए की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, और उसके बाद सी की निकालने के लिए तो मुझे पता ही है सी की वैल्यू मेरे पास 4a/9 होती है, तो मैं उसको ए की वैल्यू डाल के सी की वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The number of fruits in the baskets A and B are in ratio this. If 6 fruits are taken out from A and B and put in B, then this ratio becomes 2. What is the total number of fruits? देखिए, और ये भी फ्रेंड्स रेशियो का क्वेश्चन है, लेकिन कई बार क्या होता है कि रेशियो क्वेश्चन में भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें करें क्या। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपसे ये पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं, जहां भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेना कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं, वहां पे आपका जो रेशियो होता है वो रेशियो बहुत ईजी हो जाता है। देखो, आप मान लो कि ये देखो, मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, ए जो है मेरा है 7k/16 और बी है मेरा 9k/16। अब आप बोलोगे सर ये आपने कैसे लिख दिया? देखो, इसके लिखने का एक तरीका होता है और आपको हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखना है। के मैंने मान लिया है टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, के है मेरा टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, मेरा के क्या है? टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स है। ठीक है, तो आपका जो भी आपका 7/7/9 का रेशियो दे रखा है, तो अब करना क्या है, उस 7 को ले लो और दोनों का सम कर दो, वो नीचे आ जाएगा। जैसे मैंने क्या किया, 7/9 + 7 16 इंटू के क्या है मेरा, तो ये मैंने क्या किया, उनकी एक्चुअल वैल्यू निकाल दी। रेशियो दे रखा है लेकिन रेशियो से मैंने उसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल दी, और यही आपका इसमें मेन फंडा काम होना चाहिए फ्रेंड। इसको देखो, करने का और भी तरीका हो सकता है, कई सारे तरीके हो सकते हैं, पर मेरे हिसाब से ये सूटेबल तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि आप जब भी आपको रेशियो दे रखा हो किसी दो चीज़ों का, आप उनकी एक्चुअल वैल्यू निकाल दो। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, और एक्चुअल वैल्यू कैसे डिफाइन होगी, जब आपको टोटल पता होगी। तो टोटल आपने से मान लिया के, अब देखो इसे कितना ईजी हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि 6 फ्रूट्स आर टेकन आउट फ्रॉम ए एंड पुट इन बी, तो अब ए में कितने बच गए, मैंने 6 निकाल लिए ए से, तो वो बच गए कितने, ये बच जाएंगे, और डिवाइड बाई 9k में मैंने उसको, ये जो मेरा बी में थे इनको मैंने उसमें जोड़ दिया 6 को। अब ये मेरा बोला है कि ये है मेरा 1/3। बस ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब तो बहुत इजी, अब तो बस आपको मैथ्स लगानी है, नॉर्मल प्लस माइनस करना है। मेन आपकी जो थी चीज समझने वाली उसमें ये थी कि ये इक्वेशन कैसे बनानी है। एक बार आपकी ये इक्वेशन बन गई, अब तो बस आप इसको के लिए सॉल्व कर दो, और जो आपका के आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आपका के की वैल्यू आप इसको सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 32। तो जो आपका इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर 2। तो ये आपको इसमें मेन चीज ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, कि आप इसको किस तरीके से इस इक्वेशन को बनाते हैं। एक बार ये इक्वेशन आपसे बन गई तो फिर आपको नॉर्मली मैथमेटिक्स लगानी है इसमें, और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ये आपका मेन है इसमें, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि मैंने ये उनकी जो ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब रिलेटिव, ये रेशियो तो क्या होता है हमेशा रिलेटिव वैल्यू होती है, लेकिन मैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लूँ। और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए मेरा सिंपल सा तरीका है कि मैं टोटल वैल्यू मान लूँ, कुछ भी के एक्स वाई जेड वट एवर, जो भी वेरिएबल आपको मानने में अच्छा लगता हो, और उस, जैसे मुझे ए की निकालनी है, तो ए रेशियो क्या दे रखा था, ए रेशियो दे रखा था 7/9। ठीक है, तो ए था मेरा 7, तो मैंने क्या किया, जिसका जो था वो रखा ऊपर 7 दोनों का सम, और बी का यहाँ 9 था तो मैंने लिख दिया 9 टोटल बाई दोनों का सम। तो ये मेरी इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, और एक बार मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई तो मैं इसमें कभी भी कुछ भी घटा बढ़ा सकता हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि
कई बार आता है कि एक लिक्विड है, उसमें 3:4 की रेशियो में मिल्क और पानी है, उसमें से मैं 2 लीटर पानी एक्स्ट्रा डाल देता हूँ, तो बताओ नया रेशियो कितना होगा, समथिंग लाइक। इसमें आपको हमेशा उसकी एक एक्चुअल वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअली मिल्क था कितना उसमें। सपोज फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर अगर 10 लीटर का था और वो मेरा मिक्सचर 9 लीटर का था, तो मेरी उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी। तो अगर वो 2:3 की, एक्चुअल वैल्यू आपको निकाल लो, एक्चुअल एब्सोल्यूट जो भी आप उसको मानो। उसके बाद आप उसमें घटाओ बढ़ाओ, और फिर उसका जो भी आएगा, जो भी नंबर आया, उसका नया रेशियो निकल के आ जाएगा। अगर वो एक्स की फॉर्म में है तो नॉर्मली आपसे पूछेगा कि बताओ टोटल लिक्विड कितना था, या टोटल, जैसे इसमें पूछा टोटल फ्रूट्स कितने थे, ऐसे। ठीक है, तो होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन पहली बार आया है इस टाइप का, इसलिए मैंने इसमें अच्छा समय लिया है, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Triangle ABC and ADB are on the common base AB and on the same side of AB. DA is perpendicular to AB आपको दिया हुआ है कुछ कुछ। ठीक है, ठीक है। तो आपको इसमें दिया गया मेनली इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको एक करा चुका हूँ। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको बस मेनली ये ध्यान रखना है कि जो दो ट्राइंगल है इनका बेस सेम है। ठीक है, तो जो AB है वो इनका बेस सेम है। अब इसमें बस प्रॉब्लम है कि DA परपेंडिकुलर है, सपोज मैंने परपेंडिकुलर बना दिया, और आपका CB भी परपेंडिकुलर है, CB मैंने परपेंडिकुलर बना दिया, CB भी AB के परपेंडिकुलर है और DA भी इसके परपेंडिकुलर है। तो इसमें जो दो ट्राइंगल बनेंगे वो किस टाइप के बनेंगे। अब आपसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ट्राइंगल बनाते हो, तो आप जब सपोज B और C आप ऐसा कुछ ट्राइंगल बनाते हो, तो आप कैसे बनाते हो, इसका आप इस तरीके से बनाते हो। तो आप उसको, अगर आपने बोल रहे हो ये ट्राइंगल ABC है, तो आपने इसको ऐसे बनाया है। ठीक है, अगर आपको बोलोगे कि ट्राइंगल CAB है, तो आपने इसको CAB बनाया, तो आप उस डायरेक्शन में जाते हो। देखो, अब इसमें बोल रहे हैं आपका AC जो है, आपका AC जो है वो BD के बराबर है। AC आपका BD के बराबर है, ये आपको बोला हुआ है। ठीक है, तो आपके दो ट्राइंगल हो गए, ये आपका एक ट्राइंगल हो गया, ये एक ट्राइंगल हो गया ये। अब आपका पूछा है इसमें से कि ये दोनों बराबर हैं, AC और BD दोनों बराबर हैं। अब आपसे पूछा क्या है, इसमें आपसे पूछा है कि ABC बराबर है ABD के। चलो मैं अगर ABC को काउंट करूं, ये मेरा ABC ट्राइंगल हो गया, ABC बराबर है ABD के। ये तो सही नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों इसकी बराबर हैं, अगर सपोज ये वाली चीज़ें बराबर हैं, तो आपको कॉन्ग्रुएंसी का रूल पता है। अगर मैं इस ट्राइंगल को उठा के, अगर मैं इस ट्राइंगल को सोचो ऐसे कैसे उठाऊं, और C पॉइंट को मैं ले आऊँ D पॉइंट पे, और मैं इसको ऐसे कैसे रख दूँ, तो ये मेरा ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा। सपोज मैंने ये ट्राइंगल बनाया AB और D, ये मेरा सॉरी ABC मेरा एक ट्राइंगल है। अगर मैं यहाँ पे D पॉइंट रखूँ, अब मैं यहाँ से C पॉइंट को उठा के ला रहा हूँ, C पॉइंट मेरा उठा के यहाँ आएगा। ठीक है, और ये जब C पॉइंट मेरा यहाँ आएगा, तो ये मेरा B पॉइंट होगा, और ये मेरा A पॉइंट हो जाएगा। तो अब देखो मेरा यहाँ पे क्या बनेगा, मेरा जो ABC ट्राइंगल है वो एक्चुअली मेरा BDA ट्राइंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको देखो, ये क्योंकि ये वाली साइड इनकी बराबर है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है आपको, ये वाली साइड हमको बराबर दे रखी है। तो जब कॉन्ग्रुएंसी का हम रूल लगाएंगे, तो हम देखेंगे कि जो ABC ट्राइंगल है उसको अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूँ, तो ये बराबर हो जाएगा मेरा ट्राइंगल BDA के। तो बस आपका यही, अब इसमें आप देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब ये BDA जो ट्राइंगल है ये मेरा ABC के बराबर है, क्योंकि मैं उसी डायरेक्शन में उसको रोटेट कर रहा हूँ। तो मैं इसी डायरेक्शन में उस ट्राइंगल को बोलूंगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं बोल रहा हूँ ABC, तो मैं A से B जाऊंगा, B से C जाऊंगा, ये मेरा रूट होगा। और मैं बोल रहा हूँ ADB, तो मैं A से D जाऊंगा, वहां से B जाऊंगा। तो आप सेटिस्फाई कर लो कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो वो ऑप्शन 4 है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंसी के होते हैं, उसमें मेन आपका जो होता है रिप्रेजेंटेशन होता है ट्राइंगल का, कि मैं जो ट्राइंगल को बोल रहा हूँ ट्राइंगल ABC, मतलब मैं इस से जा रहा हूँ A B और C, सॉरी मैं ABC ऐसे जा रहा हूँ। ठीक है, और जब मैं बोल रहा हूँ BDA, तो मैं BD ऐसे जा रहा हूँ। तो मेरा वो दोनों साइक्लिक जो होती है ट्राइंगल की वो सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay, the sides of a four triangle are given below. Which of them forms a right angle triangle? ये तो मैंने आपको सेम क्वेश्चन कराया था, और ये क्वेश्चन भी रिपीट ही होता है फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं बार बार ये क्वेश्चन आता है। तो आप इसमें देखोगे, आपको इसमें करना क्या है, मैंने आपको दो तरीके बताए थे कि जो आपका ये होता है, इस तरीके का होता है 2m m² - 1 और m² + 1। ये ट्रिपलेट्स का जनरल फॉर्मूला होता है। या फिर आप क्या करो, इसको सेटिस्फाई करवा लो, जिसमें आपका C जो होता है वो हमेशा सबसे बड़ा, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, C आपकी सबसे बड़ी होती है, फिर आपकी ABC इस तरीके से होते हैं। तो ये वाला जिसका भी सेटिस्फाई हो जाता है वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आप इसमें, आपको और कोई तरीका नहीं है, आपको इसमें वैल्यू रख के देखना ही पड़ेगा, या फिर आप इन में से किसी एक को सेटिस्फाई करवा के देख लो कि इनमें से कौन सा एक
सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका सेटिस्फाई हो रहा है इसमें। अब आप उसको रख के देख सकते हो। देखो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 प्लस 60 का स्क्वायर होता है 3600 इक्वल टू आपका हो जाएगा 61 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अगर आप इसको जोड़ोगे 121 इसमें जोड़ोगे तो रहेगा 1273 और आप इसका स्क्वायर करोगे तो आप देखोगे ये भी होता है 3721। तो आपका 3721 इक्वल टू 3721 मतलब ये वाला जो आपका इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आपका सेटिस्फाई करता है ये तीसरा ऑप्शन। ऐसे अब इसमें और कोई तरीका नहीं है फ्रेंड्स, आपको रख के देखना पड़ेगा। पर आपको ये है, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप ये यूज़ कर सकते हो, आप ये यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताया तो मैं इसको भी यूज़ करके बता देता हूँ आपको कि ये मैंने कैसे यूज़ किया। देखो आप इसमें देख लो कि 2m मतलब आपका जो m है वो 60 हो जाएगा, ठीक है। m अगर आपका 60 हो गया तो आपका ये हो जाएगा इसमें ये जो है ये मैंने कहा था आपको सबसे बड़ी होती है, ये इन दोनों के बराबर होगी, ठीक है। तो इसमें आप रख के देख लोगे तो तीनों वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएंगी। देखो m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 61 है और आपका 60 जो है ये इसमें m स्क्वायर -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो आपका इससे ये आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है और डिपेंड करता है आप कौन सा वाला तरीका इसमें यूज़ करना चाहते हो। मोस्टली अगर जो होते हैं आप कोई सा भी तरीका सॉल्व करो दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में और कुछ तरीका नहीं होता है। आपको एक शॉर्ट ट्रिक मैं ज़रूर आपको बता देता हूँ। कई बार क्या होता है अगर आपको ऑप्शन नेगेट करने हैं, मतलब जैसे कि ऑप्शन को एलिमिनेट करने की टेक्निक लगानी है तो आप लास्ट डिजिट्स पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। जैसे ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 में आपको पता है कि सबसे बड़ी जो है वो 24 है। अब 24 में अगर आप जो इसका स्क्वायर करोगे 4 का स्क्वायर तो आपको जो डिजिट आएगा वो क्या आएगा, लास्ट डिजिट 6 आएगा। अगर आप 2 का करोगे तो लास्ट डिजिट 4 आएगा और आप 0 का करोगे तो लास्ट डिजिट 0 आएगी। 0 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया। तो यानी कि ये तो आपका नहीं हो सकता राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपका ऑप्शन 1 गलत हो गया। ऐसे ही आप लगा सकते हो और किसी ऑप्शन में आपको पता लग जाएगा कि ये सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा है। पर ये आपका एलिमिनेट मेथड है एक तरीके से। ये परफेक्ट मेथड नहीं है क्योंकि आप हम इसमें क्या है लास्ट डिजिट देख रहे हैं। आपको पता है लास्ट डिजिट से तो पता नहीं लगा सकते, लेकिन हम इसमें एलिमिनेट मेथड लगा सकते हैं कि अगर लास्ट डिजिट मैच नहीं हो रही है तो वो तो कभी भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता। तो जैसे मेरा ऑप्शन 1 इसमें गलत हो गया। तो आपका चॉइस है आप कौन सा मेथड यूज करते हो, पर करने का तरीका आपका इस क्वेश्चन को यही है, ठीक। होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39th, the angles of a quadrilateral are in the ratio. What is the difference between the least and the greatest angle of the quadrilateral? देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जब भी आपको रेशियो दिख जाए तब आप हमेशा उसकी क्या निकाल लो, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो। तो अब देखो इसमें मेरी एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकलेगी। मैं सपोज मेरा एक एंगल है ए, तो मेरी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी 3, तो रेशियो में डिवाइड बाई मैं नीचे क्या करता हूँ सम कर देता हूँ। तो मेरा क्या हो जाएगा 5 3 8 8 7 15 9 24, तो 3/24 इंटू टोटल। अब क्वाड्रेटल का मैंने आपको रामबाण बताया था कि क्वाड्रेटल का चारों कोणों का सम जो होता है हमेशा 360 होता है। 360 इससे क्या होगा मेरी ए की वैल्यू आ गई डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे ही मैं बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। बी की वैल्यू मेरी आ जाएगी 5/24, 5 3 8 7 15 15 24, ठीक है। 5/24 इंटू 360। ऐसी मेरी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरी सी की वैल्यू आ जाएगी 7/24 इंटू 360। ऐसे मेरी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी 9/24 इंटू 360। तो अब क्या है मेरी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई सबकी। एक बार एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई तो मुझसे पूछा क्या है कि बिटवीन द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रेटल। तो आप इसमें ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सी वैल्यू जो है इसकी। अब आप इसको अगर निकालोगे तो मेरे हिसाब से ये 15 बार कटता है। 24 एकम 24, यहाँ बचा 12 120, 24 5 120, यस 15 बार। तो देखो ये 15 बार कटेगा तो ये तो आ जाएगा आपका 45, ये आ जाएगा आपका 75, ये आ जाएगा आपका 15 से कटा तो 15 7 105, और ये आ जाएगा आपका 24 15 से कटा तो 15 नाम का 9 5 45 135 आई थिंक, यस 135। ये हो गया। अब आपका लीस्ट एंगल कौन सा है, ये ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, ये। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 39 का 135 - 45 विच इज नथिंग बट 90। ऑप्शन नंबर 4 इसका। तो सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको रेशियो दिख जाए, ये जो आपको साइन है ना ये दिख जाए क्वेश्चन में, सबसे पहली चीज आपकी होनी चाहिए उन वैल्यूज को एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो उनकी।
और एब्सोल्यूट वैल्यू आप जैसे निकालोगे आप थोड़ा सा फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार अब मैं इसको कर सकता हूँ, पेन चलेगा, आपका हाथ आप मूव करेगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका सॉल्व होने लग जाएगा। तो बस आपका जो क्या वाला पार्ट है इसमें बार बार मैं मेरा फोकस मैं उसी पे करता हूँ कि आप उसमें क्वेश्चन को देख के क्या करना है आपको, तो वो चीज़ है आपका। जैसे ही आपको इसमें रेशियो वाला साइन दिखता है आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उन जो रेशियो की क्वांटिटीज दी हुई है उनको निकाल लो सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद तो फिर मैथमेटिक्स है फ्रेंड्स। इसमें बस दोस्तों यही है, आपके पास पता चल गया ना कि करना क्या है, फिर तो प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग है तो वो आप कर सकते हो। पर आपको हट के यहाँ पे क्या चीज़ बनाएगी, वो चीज़ बनाएगी कि आप उसमें क्या वाला पार्ट पकड़ लेते हो। एक बार आपने क्या वाला पार्ट पकड़ लिया आपका काम हो जाएगा। चलो आपको बात समझ में आ गई होगी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल 12 सेंटीमीटर इज ऑल द थ्री साइड्स हैव लेंथ्स इन इंटीजर, देन हाउ मेनी सच डिफरेंट ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। ठीक है, देखो इसमें क्या है, दो चीज़ें हैं फ्रेंड्स। मैंने जो आपको बोल दिया था कि ट्राइंगल है, और ट्राइंगल है और एंगल्स नहीं दिए हुए हैं। दो रामबाण बताया था मैंने आपको ट्राइंगल के लिए, एक तो सारे कोणों का योग 180 होता है, और एक मैंने बताया था कि अगर ट्राइंगल की तीन भुजाएं दे रखी हैं तो जो तीसरी भुजा जो सबसे बड़ी भुजा है उसको छोड़ दो, जो बाकी दो भुजाएं उनका जो योग होगा वो उससे ज़्यादा होना चाहिए। किससे? तीसरी भुजा से, जो सबसे बड़ी भुजा है उससे ज़्यादा होना चाहिए। बस ये दो रामबाण है। अब अगर इसमें एंगल तो है नहीं तो वो आपका ये एक रामबाण तो इसमें नहीं लगेगा। अब इसमें आपका दूसरा रामबाण लगेगा। अब आप सोचोगे सर इसमें तो भुजाएं तो दे ही नहीं रखी है। देखो आपको बोल दिया मैंने वही लगेगा, मतलब 100% वही लगेगा। देखो आप लिखो, इसमें क्या हुआ है कि उनका पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर उन सारी भुजाओं का योग होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 का योग होता है। ये आपका पेरीमीटर होता है, ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब आपको बोला क्या है, इसमें आपको ये बताना है कि कितने ट्राइंगल ऐसे बन सकते हैं, यानी कि आपको अब दूसरे रामबाण का यूज करना है। ए बी सी की इतनी ऐसी वैल्यूज गेस करनी है जिनका सम आ जाए 12 और मेरी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। मतलब जो सम ऑफ द मेरे जो आए वो हमेशा दूसरी वाली जो सबसे बड़ी वाली से ज़्यादा है। देखो मैं आपको इसमें पेयर बताता हूँ, एक है 4 3 5। अब आप सोचोगे सर कि कैसे आ गया आपके दिमाग में। देखो अब इसका एक तरीका तो ये है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। आप मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको इस क्वेश्चन को नहीं एक बार आपने किया हुआ है, समझा हुआ है, तो आप थोड़े से गड़बड़ कर सकते हो। लेकिन यही है, आप इसमें सबसे पहले आप बोलोगे सर मैं एक मान लेता हूँ, पहले मैं एक मानूंगा, फिर दो मानूंगा, फिर तीन मानूंगा। कर सकते हो, उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन इसमें आपको सबसे पहले तो फटाफट से एक तीन नंबर दिमाग में लाने जिनका सम 12 आ रहा हो। ठीक है, जैसे आपका वो आ गया सपोज 4 3 5। देखो अब इसमें क्या हो रहा है, मेरा सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 5, और दोनों भुजाएं कौन सी है? 4 और 3। 4 और 3 का सम 5 से ज़्यादा आ रहा है? यस आ रहा है, क्योंकि 4 और 3 का सम क्या आता है? 7 आता है। 7 मेरा 5 से बड़ा है? यस बड़ा है। तो मेरा ये एक पेयर हो गया। तो मेरा ये वैल्यूज अगर मैं दे दूँ उनको तो मेरा ट्राइंगल बन सकता है। तो मेरा एक ट्राइंगल तो ये बन सकता है। ठीक है, और बात करता हूँ मैं, और को ट्राइंगल बन सकते हैं क्या? अब आप सोचो सर मैं तो रैंडमली लेता हूँ, मैंने ले लिया 5 5 2। ठीक है ले लो, मैंने ले लिया 5 5 2। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 5। क्या इन दोनों का सम इससे ज़्यादा आ रहा है? यस आ रहा है। तो मेरा ये भी बन सकता है, तो ये भी मेरा ट्राइंगल हो गया। अब मैं मेरे को सर ऐसा बताओ, चलो मैं क्यों नहीं मैं 5 6 और 1 ले लूँ। ले लिया, ठीक है कोई बात नहीं। अब इसमें देखोगे सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 6। दोनों का सम कितना आ रहा है? 6। क्या 6 6 से बड़ा है? नहीं है, तो ये नहीं हो सकती। तो आप इसमें देखोगे कि आप इस तरीके का पेयर निकालोगे तो आपके दो ही पेयर निकल के आएंगे जो मैंने पहले आपको निकाले हैं। उसमें आप कोई भी पेयर ले लो, उसके अलावा आप ले लो 2 3 7, आपने ले लिया। ठीक है, तो आप आ, देखोगे इसमें कि 7 आपकी सबसे बड़ी भुजा है, दोनों का सम कितना रहा है? 5। क्या 5 7 से बड़ा है? नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। अब आप इसमें सोचोगे सर मैं नंबर कैसे गेस करूं, तो मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। देखो मैंने आपको बताया था कि ए बी सी जो ट्राइंगल होगा उसमें एक भुजा दोनों से बड़ी होगी या फिर किसी एक के बराबर हो सकती है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो तीनों इक्वल भी हो सकती हैं, 4 4 4। अगर मैं इसको कहूँ मैं इक्वलिटी ट्राइंगल भी हो सकता है, 4 4 4। ये भी एक इसका हो सकता है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो सकता है, इक्वलिटी ट्राइंगल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसको मेरे को बोला है कि इसमें ऑप्शन कितना होगा, तो ये मेरा एक 4 4 4 भी इसका एक बन सकता है। ठीक है, तो मैं इसमें मेरा कितने बन गया? 1 2 3 ट्राइंगल बन गया। तो मेरा इसका आंसर तो हो गया 2। अब आप देखोगे कि इसके अलावा इसका और कोई पेयर नहीं बन रहा है। लेकिन मैं इसको करूँ कैसे? देखो सबसे पहले मैं क्या करूँ, सी की वैल्यू मैक्सिमम मान लेता हूँ। मैंने मान लिया, अज्यूम कर लिया कि सी एक जो मेरा, मैं इसको यहाँ बताता हूँ आपको, मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरा सी जो है सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, अब मैं सी की वैल्यू रखता हूँ। देखो सी की वैल्यू 12 तो नहीं रख सकता, क्योंकि 12 रखूंगा तो ए बी को मेरे को 0 करना पड़ेगा। क्या मैं 11 रखता हूँ? मैं 11 भी रख सकता हूँ। मैं घटा रहा हूँ, इससे घटाता जा रहा हूँ।
मैंने पहले 12 माना, फिर मैंने 11 माना, 11 भी नहीं हो सकता क्योंकि 11 रखते हैं मुझे किसी एक को 0 करना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। क्या मैं 10 रख सकता हूँ? यस रख सकता हूँ। अब देखो अगर मैं जैसे ही 10 रखा तो ये 1 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्योंकि 2 ही बचा ना। अब देखो इसमें ये दोनों के इससे ज़्यादा है, सम नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। चलो मैं 9 रख देता हूँ। 9 रखते हैं, मेरा ये क्या बन जाएगा, मेरे इन ए बी के लिए 2 ऑप्शन बन जाएंगे। एक तो बन जाएगा मेरा 5 4, एक सॉरी 9 है ना, 3 3 बचा ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा, अगर मैं 9 रखता हूँ सी की वैल्यू, ठीक है मैं यहाँ पे करता हूँ इसको, अगर मैं 9 रखता हूँ सी की वैल्यू तो मेरे ए और बी के लिए कितने, 3 बच रहा है मेरे ए बी के लिए, ठीक है। तो मेरा या तो हो सकता है 1 2 या 2 1, लेकिन आप देखोगे इनका सम हमेशा इससे ज़्यादा ही होगा। तो आप धीरे धीरे से नोट करोगे कि मेरे को यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जिसके अलावा जो 2 नंबर है उनका सम थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप घटते 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 सीधा 5 पे आ जाओगे, और 5 पे एक बार आप आए और आप देखोगे कि आप वहीं आ गए जो पेयर हमने बनाए थे, 5 3 4 वाला, 5 5 2 वाला और एक 4 4 4 वाला। अब आप 5 से नीचे जाओ, 5 से नीचे जाओगे तो भी ये नहीं होगा क्योंकि 5 से नीचे जाते ही आपका जो बड़ी जो भुजा है वो दूसरी हो जाएगी, ये नहीं हो गया, वो दूसरी भुजा बड़ी हो जाएगी, वो साइकिल आपका पीछे से चलने लग जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन बस आपको सॉल्व करने का तरीका यही है। टाइम इसमें आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जो है इसका जो आंसर है वो आंसर 3 है। तो 3 इसके आपके पॉसिबल होंगे। 3 कौन कौन से होंगे, एक तो 4 3 5, 5 5 2 और एक 4 4 4, ये आपके पेयर होंगे इसमें पॉसिबल। तो यही ट्राइंगल बन सकते हैं अगर आपको पेरीमीटर 12 ही रखना है तो, ठीक है। होप आपको बात तो समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है गैस करना, कितने बनेंगे क्या बनेंगे, और आपको हमेशा एक डाउट रहेगा यार कहीं मैंने कुछ पेयर छोड़ तो नहीं दिया। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में कॉल ले सकते हो कि आपको उस पीरियड में आपके पास अगर समय कम है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए गोडाउन इज इन शेप ऑफ क्यूबॉइड है, ऐसा ऐसा है ऐसा है, और हाउ मेनी मैक्सिमम क्यूबॉइडल बॉक्स ईच मेजरिंग कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। ये तो हमने हमेशा ये वाला क्वेश्चन तो हमने किया है, हमने लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें शायद एक बड़ा बॉक्स था, उसमें बड़ा क्यूबॉइड था, उसमें छोटे क्यूब्स को डाला था। यहाँ पे क्या है, आपका गोडाउन है जो बड़ा क्यूबॉइड है और उसके अंदर आप क्यूब्स को डाल देंगे। मैंने आपको इसका तरीका बताया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपको एक्स इंटू वाई इंटू जेड टाइप की साइज दे रखी है और एक क्यूबॉइड की साइज दे रखी है और नंबर्स ऑफ पूछें, तो हमेशा आपको जो बड़ा है वो ऊपर आएगा। जो बड़ा ट्रिक आप इसकी याद रख लो, जो बड़ा है वो ऊपर, जो छोटा है वो नीचे। हमेशा ऐसा होता है ना, बड़े लोग ऊपर रहते हैं, छोटे लोग नीचे रहते हैं। तो बस जिसको मैं डाल रहा हूँ उसमें बड़ी वाली चीज़ में वो नीचे आ जाएगा और जो बड़ा है वो ऊपर आ जाएगा। बस तो आपको करना है कुछ नहीं है, नंबर ऑफ दो सच बॉक्सेस इक्वल टू, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट तो इसका वॉल्यूम है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि कॉन्सेप्ट क्या है। मैं इस क्वेश्चन को ट्रिक से बता रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन मैंने इसी टाइप का कॉन्सेप्ट से बताया था, आप उस वीडियो को देखना। कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि एंड ऑफ द डे मेरा वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं एक बड़े डब्बे में 10 डब्बे डाल रहा हूँ तो 10 डब्बों का वॉल्यूम उस बड़े डब्बे का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए, क्योंकि तभी मैं बता सकता हूँ कि उस बड़े डब्बे में 10 डब्बे आएंगे कि नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो इसका मतलब मेरे को 9 डालने हैं, क्योंकि वो डब्बे, जो बड़ा डब्बा है उसमें 9 ही डब्बों का वॉल्यूम हो रहा है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपको ट्रिक से याद रखना है, हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ जो छोटे बॉक्सेस है उनको निकालने का तरीका होता है, जो बड़े का वॉल्यूम है वो ऊपर लिख दो, छोटे का वॉल्यूम नीचे लिख दो, ठीक है। तो बड़ा हमेशा ऊपर आता है, छोटा हमेशा नीचे आता है। अब बड़ा क्या है, बड़ा है मेरा 56 इंटू 42 इंटू 10, ये मेरा क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। और नीचे वाला क्या है, नीचे भी मेरा क्यूबॉइड ही है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा मेरा 2.8 इंटू 2.5 इंटू 0.7। बस आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको जो वॉल्यूम है, क्योंकि आप मीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 4800। तो आपका ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लो, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। तो सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रिक आपको ध्यान रखनी है कि बड़ा डिवाइडेड बाई छोटा, बड़े का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई छोटे का वॉल्यूम। ऊपर क्या है जिसमें मैं बॉक्स डाल रहा हूँ, और नीचे क्या है जिसको मैं डाल रहा हूँ, तो उनका वॉल्यूम। तो मेरा बस आप सिंपल सा ध्यान रखो कि मेरा जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ निकालने का, वो होता है बड़े का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई छोटे का वॉल्यूम, ठीक है। ऊपर हमेशा बड़ा आता है क्योंकि बड़े हमेशा बड़े होते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। चलो
ठीक है, होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन अगेन, मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन था मैंने आपको बोला था कि अगर आपको टाइम नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन स्कोरिंग क्वेश्चन है। आप अगर इस क्वेश्चन को समझ लेते हो और आपको ये जो चीज़ मैंने बोली है याद रहती है, क्वेश्चन को देख के आप ये अंदाज़ा लगा लेते हो कि जब भी क्वेश्चन में 2 क्यूबॉइड होता है या ऐसे दिए हुए हैं तो आपको नंबर से पूछते हैं, और कहीं ना कहीं अगर ये पूछा है कि कितने क्यूब डाल सकते हैं तो आपका तरीका यही होता है। ये स्कोरिंग क्वेश्चन है। 1 से 1.5 मिनट आपको इस क्वेश्चन में लगेगा सॉल्व करने में, वो भी मेन टाइम आपका लगेगा ये कैलकुलेशन करने में। वरना तो जो अगर आपने जमा दिया तो वो तो आपका 2 सेकंड 3 सेकंड का काम है मेनली। ठीक है, तो ये आपको करीब 1 से 1.5 मिनट इसमें लग सकता है काटने पे, लेकिन आपका ये 100% स्कोरिंग क्वेश्चन है जो आपको 1 मार्क्स कंफर्म दिलाएगा। ठीक है, चलो ओके, आपको बात आगे होगी समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The circumference of a base of a right circular cylinder is this and its height is this. What is the volume of the cylinder? ओके, अब ये क्वेश्चन हमारा फिर से डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट वॉल्यूम ही पूछा है। आपको बस फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। मैंने आपको ये फॉर्मूला एक बार बताया भी था कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका पूछा है सर्कमफेरेंस ऑफ ए बेस। तो देखो सिलेंडर कैसा होता है, हमारा सिलेंडर ऐसा होता है। ठीक है, सिलेंडर रखा हुआ है, तो आपका जो बेस है वो आपका बेस ये है। आपको इसका दिया हुआ है आपको इसका बेस की पैरामीटर दी हुई है, मतलब सरकमफेरेंस दी हुई है। सरकमफेरेंस किसी भी सर्किल की होती है 2πr। ये आपको दे रखा है 528 सेंटीमीटर। मैं इसको मीटर में कर लेता हूँ क्योंकि जो मेरे आंसर्स हैं वो सारे मीटर में है। तो हमेशा आप ये भी ध्यान रखो कि अगर आपको कोई क्वांटिटी सेंटीमीटर में दे रखी है और तो आप उसको उसमें कन्वर्ट करें जो आपका आंसर जो ऑप्शंस में दिया हुआ है। अगर ऑप्शंस में मीटर दिया हुआ है तो आपको मीटर में करें, अगर आपको ऑप्शंस में सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आप सारे मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इससे हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारी आर की वैल्यू 5.28 बाई 2 पाई। ठीक है, अब क्या पूछा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला होता है मेरा पाई आर स्क्वायर एच। एच मेरा दिया हुआ है 2 मीटर, तो मेरा हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा मेरा 5.28 डिवाइडेड बाई, पाई को मैं 3 मान लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं, पाई को 3 मान लेता हूँ मैं। 3 × 3 ये हो जाएगा मेरा 2 × 6, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये, विच इज़ नथिंग बट ये हो जाएगा 2 × 3, 2 पाई का होल स्क्वायर है तो हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर विच इज़ 36। इस पाई को मैं 3 मान लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा पाई आर स्क्वायर, एच मेरा है 2। ठीक है, ये मेरा 5 का स्क्वायर है ही सही, तो ये मेरा हो जाएगा लगभग 2 से ये कट गया मेरा 18 बार। ठीक है, ये मेरा कट गया 3 से 6 बार। ठीक है, तो मैंने इसको सॉल्व ही कर दिया है इस क्वेश्चन को नॉर्मली। अब देखो यहाँ पे इसमें ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ना फ्रेंड, 3.14 को 3 मान रहा हूँ, ये मान रहा हूँ, ये आपको करना है क्योंकि देखो अगर आप 3.14 का स्क्वायर लगाने चले गए ना तो वो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, ध्यान रखो कि आपने बस कहाँ पे क्या माना है। तो आपका ऑप्शन क्या होंगे कि ऑप्शन उससे आसपास के आंसर होंगे, आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। ठीक है, देखो तो मैं इसको 5 मान लेता हूँ, 5 की जगह में 5.28 की जगह मैं इसको 5 मान लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा अब देखो ये बहुत इजी हो गया सॉल्व करने के लिए। 5 का स्क्वायर 25, तो मेरा आ गया 25/6। अब 25/6 करूंगा मेरा 4 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। और आप देखोगे तो इसमें एक ही ऑप्शन है, इसमें 4 पॉइंट है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। और आपने इतना भी ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं किया था कि आपका 4 की जगह वो 6 आ जाए, तो आपको इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपने एडजस्टमेंट कितना किया है। देखो अगर ये 5.9 है तो आप इसको 5 मत मानो, फिर आपको 6 मानो, क्योंकि आपको क्लोजेस्ट नंबर जो है उसका जिससे ज़्यादा फर्क ना पड़े वो मानना है। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा, तो ये चीज़ हो जाएगी मेरी 5 पॉइंट, इसका आंसर आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग विच इज़ नथिंग बट 4.4352 टू बी एग्जैक्ट। इसका ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही है। ठीक, चलो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, मेनली आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मेरा जो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है और मेरी एक सर्किल की सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The area of a quadrilateral is this and length of the perpendicular from the opposite vertices to diagonals are this. What is the length of the diagonal? ये जो क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। इसमें एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसमें और कुछ भी नहीं है उस क्वेश्चन में कि एक क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होता है इस टाइप के फॉर्मेट में। पहले आपको बता देता हूँ कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, होता कैसे है। ये समथिंग मान लो इस तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है ये, और ये आपका उसका डायगोनल है। तो ये बताते हैं कि आपका जो यहाँ ये जो एज होती है ए बी सी डी, तो ये जो इसकी एज है ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है यहाँ पे, ये भी 90 डिग्री एंगल बना रही है यहाँ पे। तो ये मान लो आप है, आपका जो डायगोनल है H1 हाइट है, और ये आपका है मान लो H2, और ये जो आपका पूरा डायगोनल है ये डायगोनल की है D।
तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू H1 प्लस H2 इंटू डी। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये ऑब्वियसली इसका डेरिवेशन अवेलेबल है, जो जरूरत नहीं है हमको यहाँ पे सीखने की। लेकिन इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, बस आपको यही याद रखना है कि ये फॉर्मूला होता है। अब देखो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, 1/2 इंटू आपको H1 की वैल्यू दे रखी है 7.2। अब आप सोचोगे जी आपको कैसे पता है H1 है, तो ये लिखा हुआ है, देखो आप इसको पढ़ोगे ना, हिंदी में आप पढ़ लो, इसको लिखा हुआ है कि उसके विकर्ण पर उसके समशीर्षों से, मतलब इसके विकर्ण के आमने सामने के शीर्षों से, सी से और ए से लंबवत मैंने 90 डिग्री एंगल मैंने जो लंब खींचे हैं, परपेंडिकुलर खींचे हैं, उनका जो लेंथ है वो है 7.2 और 8.8। तो 7.2 प्लस 8.8 इंटू मेरा जो डी मेरा मान लो उसकी लेंथ है, और ये मेरे को दे रखी है वैल्यू जो बराबर है किसके, 227.2 के। तो आप इससे जब सॉल्व करोगे तो आप इससे डी की वैल्यू निकाल सकते हो इजीली, जो आपकी इसकी डी की वैल्यू आ जाएगी 828.4। तो इसका आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो बस इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बाकी इसमें समझने का कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन पहली बार आया, पर ये क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स। अब मेरे को जहाँ तक डाउट है, ऐसा क्वेश्चन 2000 अब जो भी सीटेट हो रहा है उसमें तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूले में अब ये इस फॉर्मूले में बस ये हो सकता है कि कई बार आपको जो है, जैसे इसमें डी पूछा है, कई बार आपको पूरा एरिया ही पूछ सकते हैं, या आपको कई बार ये दे देते हैं, डी भी दे देंगे आपको, इनमें से कोई पूछ सकते हैं H2 की, H1 की वैल्यू। तो बस इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जितने वेरिएबल्स हैं उनमें से कोई सा भी वेरिएबल पूछा जा सकता है, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान ही रखना है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ 5 इंटू 3x प्लस 4 समथिंग एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, 9x माइनस 8, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक बात बहुत अच्छी तरह ध्यान रखो कि ये जो क्वेश्चन है ये प्योरली है आपकी कॉन्सेंट्रेशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है अगेन, ये एक स्कोरिंग क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को कभी मत छोड़ना देख के कि यार तो एक्सप्रेशन में मेरे से होगा नहीं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि आप उस एक्सप्रेशन को साइन वाइन का ध्यान रखें, आप साइन को ब्रेक करते वक्त, ठीक है। मैं ब्रैकेट्स को खोलता हूँ, देखो टाइम इस पे आपको 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक दे सकते हो आप इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में जो आंसर निकलेगा ना वो 100% करेक्ट होगा। बस आप मिस्टेक इसमें कुछ ना करें। तो बस आप मेरी 3 बातों का ध्यान रखना है यहाँ पे। एक तो आप एक्सप्रेशन को बहुत धीरे से आराम से खोलें, साइन का ध्यान रखें। देखो मैं 5 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा पहला तो आ जाएगा 15x प्लस 20, ठीक है, ये मेरी पहली आ गई। माइनस 8 को करूँगा तो ये आएगा 48x, ठीक है, माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 56, ये बराबर मेरा 9x माइनस 8 के, ठीक है। ये मेरा पहला एक्सप्रेशन, मैंने पूरे ब्रैकेट्स को खोल दिए। उसके बाद याद करो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करो उसमें अगर x है तो आप हमेशा ये ध्यान रखो कि आपको x की टर्म्स को आइदर ऑफ द साइड लेके जाना है। अब आइदर ऑफ द साइड पे कैसे डिसाइड करूँ कि मुझे लेफ्ट साइड ले जाना है कि राइट साइड ले जाना है, उसका मैंने आपको तरीका बताया था कि आप x को वहाँ लेके जाओ जहाँ पे x पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। अब आप इसे देखो कि ये नेगेटिव बहुत बड़ी इसमें एक फिगर है, तो आप अगर इस सबको इधर ले जाओ, इन सबको RHS में ले जाओ तो आपका काम हो जाएगा। सपोज मैं ले जाता हूँ RHS में, मैंने लिख दिया इक्वल्स टू, और मैं RHS में ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 48x ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 9x तो ऐसा कैसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा मेरा माइनस 15x, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। और अब मैं 8 को ऑब्वियसली इधर लाऊंगा, तो मेरा यहाँ पे क्या क्या था, 20 माइनस 56, 8 इधर आएगा तो ये मेरा हो जाएगा 28 माइनस 56। आगे बात समझ में, ये हो जाएगा मेरा, इधर की साइड आ जाएगा मेरा माइनस 28, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आप इसको सोल्व कर लो, 48 प्लस 9 कितने होते हैं, 48 प्लस 9 आपको होता है 57, 57 में से आपको 15 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 42, तो ये हो जाएगा मेरा 42x। तो इससे आप जो निकालोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, लगभग आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। आप इसको ब्रैकेट में कर लो तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब आप इसमें x की वैल्यू इसमें डाल दो, एक्सप्रेशन में जो आपसे पूछिए तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू डालोगे तो 25/9, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 44 का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, इजीली स्कोरिंग क्वेश्चन है। आपने देखा होगा मैंने आपके सामने बिल्कुल धीरे से किया तो भी मैंने इसको 1.5 से 2 मिनट में सॉल्व कर दिया। और आप तो वहाँ तो, क्योंकि मैं तो यहाँ पे काफ़ी बोल रहा हूँ, आपको इधर उधर से चीज़ें भी बता रहा हूँ और ढंग से धीरे धीरे लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा धीरे लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप कितना इसको करें, आप 1.5 मिनट में इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं।
तो आपको ये स्कोरिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, इनमें आप गलती मत करना और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको स्कोर करके ही आना है, ठीक है। चलो, आपको बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन में से है, बस दिखता है टफ है, इसको आप देखोगे ना एक्सप्रेशन को तो थोड़ा सा लगता है यार इसमें क्या करना है, लेकिन करना कुछ नहीं है आपको। जो एक्सप्रेशन दे रखा है उससे एक्स की वैल्यू निकालनी है, और एक्स की वैल्यू निकालने का मैंने आपको एक बिल्कुल रामबाण सटीक तरीका बता दिया इक्वेशन में से कि एक्स की वैल्यू जो भी एक्स की टर्म्स है उसको आप एक साइड ले जाओ और कांस्टेंट को आप दूसरी साइड ले जाओ, और एक्स की वैल्यू को हमेशा आप उस साइड ले जाओ जहाँ पे वो पॉजिटिव निकल के आ रहा हो, साइन उसका पॉजिटिव आ रहा हो, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका दिया हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, वेयर ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है। तो ये आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है आपको एक्सप्रेशन में, तो इसमें तो कुछ बात होनी नहीं चाहिए, आपको सिंपली वैल्यू पुट कर दो। तो देखो बस आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान इसमें इतना सा रखना है कि आप जो वैल्यू पुट कर रहे हो उस वक्त आपके साइंस जो है सही तरीके से देखो। ए बराबर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करना है मेरे को, तो 1 इंटू मेरा है ये 1 प्लस 3 की पावर -3 का स्क्वायर करूँगा तो 9, सी की वैल्यू मेरी -2 है तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ, प्लस बी स्क्वायर मेरा ये 9 हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 प्लस 9 प्लस 4। ये देखो आपको समझ में आ गया होगा 1 कहाँ से आया, जब मैंने ए का स्क्वायर किया 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर किया तो -3 स्क्वायर किया 9, सी का स्क्वायर किया तो मेरा आ गया 4। उसके बाद है मेरा माइनस, मेरी नेक्स्ट टर्म है सी इंटू माइनस। देखो मैंने माइनस यहाँ लिखा हुआ है और सी के यहाँ भी माइनस है, देखो एक माइनस तो ये था, एक मेरा माइनस सी के साथ भी है, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो 2 हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर, ए मेरा 1 है और मेरा ये हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर करूँगा 9। बस आप इसको अब नॉर्मल प्लस माइनस है तो कुछ भी नहीं है, बस आपको एक बार वैल्यू पुट करके साइंस का ध्यान रखना है। और अब इसमें जो ट्रिक थी ना वो ट्रिक यही थी फ्रेंड, इसमें मेन जो चीज़ थी जहाँ मिस्टेक हो सकती थी वो यही थी, और आपको डेफिनेटली इस मिस्टेक के साथ इसमें ऑप्शन मिलेगा, उस मिस्टेक का ऑप्शन उसमें अवेलेबल होगा, क्योंकि एग्जामिनर्स को पता है कि आप मिस्टेक कहाँ करते हो, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा आपका 154, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, अब ये वापस से उस कैटेगरी में क्वेश्चन आ गया, ये स्कोरिंग क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको कैसे डील करते हो इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ऑप्शन चेकिंग ट्रिक, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जिसमें आपका एक्सप्रेशन बहुत बड़ा सा दे रखा है और आप कंफ्यूज हो गया इस क्वेश्चन को मुझे करना कैसे है, तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं। देखो आप इसमें ऑप्शंस को ध्यान से देखो, बहुत अच्छे ऑप्शन बनाए हुए हैं इसमें। देखो इसमें क्या है कि आपको देखा होगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, ये तो मुझे पता लग गया कि एक्स क्यूब और वाई क्यूब इसमें आएगा, लेकिन आप इसमें नोटिस करो कि अगर मैं इस पूरे टर्म्स में केवल एक्स क्यूब पे कॉन्सेंट्रेट करूँ, कि मैं एक्स क्यूब का साइन और वाई क्यूब के साइन पे कॉन्सेंट्रेट करूँ, साइन पे, वैल्यू पे भी नहीं, साइन पे, तो देखो मेरी जो पहली टर्म है उससे मेरा निकल के आएगा एक्स इंटू एक्स क्यूब, और मेरा एक निकल के आएगा वाई क्यूब, मुझे और टर्म्स भी आएंगी लेकिन मैं एक्स क्यूब और वाई क्यूब आएगा मेरा, ठीक है, और वाई क्यूब आएगा मेरा माइनस का, ठीक है, और एक्स क्यूब आएगा मेरा प्लस का पहली टर्म से, देखो, ठीक है, और भी टर्म्स आएंगे, इसको छोड़ देता हूँ। दूसरी से मेरा क्या आएगा, दूसरी से मेरा एक एक्स क्यूब आएगा और एक मेरा प्लस वाई क्यूब आएगा, ठीक है, देखो अब इसे वाई क्यूब आया। तीसरी से मैं करूंगा तो मेरा एक तो आएगा माइनस का एक्स क्यूब आएगा और एक मेरा माइनस माइनस प्लस का एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। अब आप देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें यह हो रहा है कि आपका एक दो एक्स क्यूब तो प्लस के हैं, एक माइनस का है, और दो वाई क्यूब प्लस के एक माइनस का है, तो आप देखोगे कि ये अगर कट गया, ये अगर कट गया तो आपका एक्स क्यूब और वाई क्यूब का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। आपका ये करते ही देखो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 तो गलत ही हो गया। आपने देखो पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं किया, लेकिन अगर सोचो आपको बहुत कम टाइम है, आपको एक क्वेश्चन को 10 सेकंड्स में सॉल्व करना है, तो आपके 50% चांस तो पक्के हो गए कि ये क्वेश्चन आप सही कर दोगे, ठीक है। लेकिन अब अगर हमारे पास टाइम है, हमारे पास 1 मिनट और है, तो हम इसको 1 मिनट में हम क्या करना है, अब हमको ये देखना है कि इसमें दो टर्म देख लो, इसमें दो टर्म है मेरी, मैं कोई टर्म पकड़ लेता हूँ एक्स स्क्वायर एंड वाई, मैं सॉरी इसको मैं यहाँ पे ग्रीन से लिख लेता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, इसको ग्रीन से लिख लेता हूँ। मेरी एक टर्म है एक्स स्क्वायर वाई, ये टर्म आएगी मेरी इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि जब मैं एक्स को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगी, तो मैं इसका देख लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर वाई जो मेरा आएगा, ये मेरा इसका साइन क्या आता है। देखो पहले इसमें देखो एक्स स्क्वायर वाई मेरा पहले क्या आएगा, जब एक्स मेरा जब मेरा वाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा माइनस वाई, तो इसमें माइनस आएगा, ठीक है, मेरे बात समझ में आ गई। आ जाता हूँ मैं ऑप्शन नंबर सेकंड में, मेरा इसमें एक्स स्क्वायर वाई कब आएगा, जब मेरा वाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो मेरा इसमें आएगा पॉजिटिव वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरे में मेरा क्या होगा, माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसमें भी आएगा मेरा माइनस
वाई एक्स स्क्वायर। देखो इसमें दो माइनस के हैं, एक प्लस का है, एक अगर काट भी दूं तो मेरा एक्स स्क्वायर वाई का जो साइन है वो हमेशा नेगेटिव आएगा। अब देख लो इसमें एक्स स्क्वायर वाई का साइन नेगेटिव इसमें वो मेरा है थर्ड नंबर ऑप्शन में। आप देखोगे इसको थर्ड नंबर में एक्स वाई इंटू माइनस, तो ये माइनस का साइन आ रहा है तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन को अगर आप पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने होते तो एक तो आपको टाइम लगता, दूसरी चीज़ आपके पास चांसेस थे कि आप एक्सप्रेशन में अगर साइन की कुछ भी मिस्टेक करते थे तो उस तरह के ऑप्शन अवेलेबल थे कि आपकी प्रोबेबिलिटी थी कि वो आंसर आपका गलत हो जाए। तो ये इसमें एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी है कि आप पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व मत करो, आप उन जो बड़ी बड़ी टर्म्स हैं उनके साइंस पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि ये पूरा साइंस का खेल है। ये जो क्वेश्चन है ना इसमें पूरा साइंस का खेल है। अगर आपने खेल पकड़ लिया कि यार इसमें साइंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो आपका काम हो गया। ठीक है, तो बस इसमें आप ये ध्यान रखो। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मीन ऑफ ए मीडियन मोड एंड रेंज फॉर द डेटा गिवन बिलो। आई थिंक ये क्वेश्चन तो हम कई बार कर चुके हैं और आई थिंक बस आप इसमें एक चीज़ ध्यान रख लो कि आपका जो तरीका मैंने आपको बता ही रखा है कि आपको इसमें करना कुछ नहीं है, आपको बस ये सॉर्ट करना है, इनको सॉर्ट करके जमा दो। सबसे पहले स्टेप सॉर्ट। ठीक है, जो आपका हो जाएगा 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद आपका सबसे छोटा है 8। ठीक है, फिर है आपका 9, फिर आप उसको इसे सॉर्ट करते जाओगे तो आपका सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से, आपका सबसे बड़ा नंबर है इसमें से 50, तो वो आ जाएगा आपका 50। ठीक है, आपको सॉर्ट कर दो। अब इसमें देखोगे जब आप इसको सॉर्ट करोगे ना तो आप देखोगे कि बीच में जो है सबसे बीच में इसका नंबर आ रहा है 24 है, सबसे बीच में आ रहा है, तो वो आ जाएगा आपका मीडियन हो जाएगा आपका इसका 24। मैंने आपको बताया था बीच में मतलब आप आगे से उतने ही नंबर छोड़ दो जितने की पीछे से छूट रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो मीडियन होगा वो हमेशा बीच का नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब और हम उसमें और मोड आपको मैंने बताया था कि जो नंबर इसमें फ्रिक्वेंटली सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही आपका इसका मोड हो जाएगा। तो उसमें देखोगे कि 25 कितनी बार आ रहा है, 25 आपका आ रहा है 1 2 3 बार आपका इसमें 25 आ रहा है, तो आपका इसका जो मोड हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। ठीक है, और रेंज इसकी क्या है, सबसे ज़्यादा माइनस सबसे कम, तो रेंज है इसकी 50। तो आप इसमें देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें पूछा क्या है। इसमें पूछा कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ ए मीडियन मोड एंड रेंज, तो आपको मीन निकालना है बस इसका, तो मीन निकल जाएगा इसका मीन क्या हो जाएगा 50 प्लस 25 प्लस मोड क्या है 25, तो ये इसका हो जाएगा 99 इन तीनों का, और उसका मीन क्या हो जाएगा 33, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो बस इसमें आपको मेन जो पहली स्टेप है, आप जो भी डेटा दे रखा है उसको बहुत ढंग से देखते हुए सॉर्ट कर लो, वही आपका मेन स्टेप है। आप जो भी आपको टाइम लगाना है, आपको 50-30 सेकंड लगाने हैं, 1 मिनट लगाना है, आप उस डेटा को सॉर्ट करने में लगाओ। एक बार आपने उस डेटा को ढंग से सॉर्ट कर लिया, फिर तो आपको मैंने बता ही दिया कि सबसे बीच का नंबर 24 जो है वो आपका मीडियन हो जाएगा, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो मोड हो जाएगा, और अगर मीन पूछा है तो उन सब नंबर को सम करके टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। मोस्टली इतना बड़ा नंबर होता है तो आपका मीन उनका नहीं पूछते हैं, रादर देन ऐसे पूछते हैं कि रेंज क्या हो जाएगी। रेंज हो जाएगी आपकी सबसे बड़ा नंबर जो सॉर्ट कर दिया तो सबसे पहले होगा वो सबसे छोटा होगा, सबसे लास्ट में होगा सबसे बड़ा होगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, वो रेंज हो जाएगी। ठीक है, और आपको जैसे मोस्टली ऐसे पूछते हैं कि अब तीनों नंबर आपके पास आ गए उसका मीन निकालो, तो तीनों को जोड़ के 3 का भाग दे दो तो आपका मीन हो जाएगा 33। ठीक है, चलो एक चीज़ मैं आपको इसमें समझा देता हूँ फ्रेंड्स, मीडियन की आपने वैसे पढ़ी होगी। मीडियन में आप एक बात ध्यान रखना कि जैसे जो 1 2 3 4 5 जब आपकी और टर्म्स होती है ना तो बहुत ईजी हो जाता है, आगे से 2 निकाल दो पीछे से 2 निकाल दो और आपका जो मीडियन होगा वो आ जाएगा बीच का नंबर। लेकिन अब क्या करोगे अगर आपके जो टर्म्स हैं वो इस तरीके की आ गई तो आप सोचोगे सर अब इसका मीडियन क्या होगा, क्योंकि आगे से 3 निकाल दो पीछे से 3 निकाल दो तो कुछ बचा ही नहीं। तो इसमें आपको फ्रेंड्स क्या करना है, आपको आगे से 2 ही निकालने हैं। ठीक है, आप निकालो आगे से 2 ही। ठीक है, लेकिन ऑड में हमें इवन में हमेशा क्या होता है कि आप 2 निकालो और 2 यहाँ से निकालो, मतलब उसकी जगह एक नंबर जो आपका आता है उसकी जगह बीच के 2 चुन लो और इन 2 का निकाल दो मीन। ये हो जाएगा आपका 3/4/2, 3+4/2 तो हो जाएगा 3.5। इस डेटा का मीन क्या हो जाएगा, सॉरी मीडियन क्या हो जाएगा 3.5। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये केस है आपका, सॉरी ये है आपका, ये केस है आपका ऑड का, ये होता है आपका इवन का केस। मोस्टली मैंने अभी तक जो क्वेश्चन देखे हैं वो हमेशा जो है आपके इसी टाइप के हैं, ऑड के ही हैं, इवन के नहीं है। लेकिन इन केस इस नेक्स्ट एग्जाम में आने वाले टाइम में हो सकता है आपको एक इवन का केस दे दें कि
अगर इवन नंबर है तो क्या करोगे, तो आपको करना क्या है, जो बीच के हमेशा इवन में 2 नंबर आएंगे, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्वियसली ऑड में 1 आता है तो इवन में 2 आएंगे, तो आपको दोनों का मीन निकाल देना है, तो वही आपका जो मीन होगा वही आपका उस डेटा का मीडियन हो जाएगा। ठीक है, चलो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 58, 3 क्वेश्चन हमारे और बचे हैं। ये आपका दे रखा है एक्सप्रेशन, और ये आपका एक्सप्रेशन आपको इसको सॉल्व करना है फ्रेंड्स। इसमें बस आपको फिर से वही बोर्ड मास का ध्यान रखना है, बोर्ड मास का ध्यान रखते हुए आपको इसको सॉल्व करना है, और आपका सॉल्व करोगे उसके लिए आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगी इसमें क्लियरली निकल के। आप चाहो तो हम कुछ स्टेप्स में सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो पहला है -12 इंटू -3। मैंने आपसे बोर्ड मास में बताया था कि सबसे पहले आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 और 12 जो 3 बार 36, 36 तो प्लस का आ जाएगा प्लस। आप अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो इस ब्रैकेट में क्या दे रखा है, 20 प्लस -4, तो ये एक्चुअली क्या है, 20 -4 है, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस हो जाता है। उसके बाद है माइनस माइनस ऑफ 24, तो ये माइनस ऑफ -24 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +24, तो ये हो जाएगा आपका +8, तो ऐसा कैसा है इसी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ये, और माइनस क्या दे रखा है, माइनस आपको दे रखा है 16 -2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आपको दे रखा है -28 + 7 विच इज़ नथिंग बट आपका हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा x - 21। आप इसको 21 को भी इधर ले आओ, x को केवल पॉजिटिव छोड़ दो, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, और आपका जो इसको सॉल्व करोगे तो आप इसका आंसर आ जाएगा x बराबर 46, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 3rd। ये अगेन स्कोरिंग क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान रखना है, बोर्ड मास का ध्यान रखते हुए आपको डेटा को सही तरीके से प्लेस करना है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If an 8-digit number is divisible by 88, then what is the value of 3x plus y? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, डिविजिबिलिटी वाले हम कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन अब आपको ध्यान होगा हम कितने सारे डिविजिबिलिटी हम टच कर चुके हैं। आई थिंक हम 7 देख चुके हैं, 11 देख चुके हैं, 9 देख चुके हैं, ठीक है। अब हम इसमें हमें क्या देखना है, हमको 9 में मैंने आपको बताया था सम ऑफ द डिजिट्स आपकी जो है वो 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। 9 का रूल है वही 3 का रूल है। 11 का मैंने आपको रूल बताया था कि जो आपका, हम 8 का भी देख चुके हैं एक्चुअली, हम 8 का देख चुके हैं, 7 का नहीं देखा हमने, 8 का देख चुके हैं। 8 का मैंने आपको बताया था कि लास्ट 3 डिजिट्स होती है नंबर की वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो ये है आपका लास्ट 3 डिजिट्स, ये है आपका सम ऑफ डिजिट्स। और 11 का आपका रूल कहता है कि जो ऑड नंबर के डिजिट्स हैं उनको सम कर लो, और जो इवन नंबर के डिजिट्स हैं उनको सम कर लो, उन दोनों का डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें पूछा आपसे डिविजिबल 88, तो आप इससे घबराना मत फ्रेंड्स कि यार 88 का तो रूल हमने पढ़ा ही नहीं। 88 को क्या लिख सकते हैं, 88 को लिख सकते हैं हम 88 को हम लिख सकते हैं 11 × 8। तो हमको करना क्या है इसमें, एक्चुअली हमको इसमें 11 का और 8 का सेटिस्फाई कराना है, और हमको दोनों ही पता है, 11 का ही पता है, 8 का ही पता है, तो ठीक है 1 बाय 1 करके आप सेटिस्फाई करा दो। देखो तो अब 11 का रूल हमारा क्या कहता है, 11 का रूल हमारा कहता है कि आपको जो जो ऑड नंबर पे जो डिजिट्स हैं उनका सम इवन नंबर के डिजिट्स के माइनस होना चाहिए। देखो आप इसमें सॉल्व करो, आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं ऑड नंबर के डिजिट्स क्या है, ऑड नंबर के डिजिट्स है मेरे पास 3 प्लस x प्लस 8 प्लस 7, ये मेरी ऑड नंबर के डिजिट्स हैं, ये माइनस इवन नंबर पे क्या है 0 + 0 तो 0 हो जाएगा, 6 + y, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8 और 3 8 और 7 25 और 3 28, तो 28 प्लस सॉरी 8 और 3 11 7 18, 18 प्लस x -6 माइनस 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 ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18 - 6 मतलब ये हो जाएगा आपका 12 प्लस x - y। तो आपका 12 प्लस x - y जो है ये मुझे पता है कि ये 11 से ये डिविजिबल होना चाहिए, ये मेरा 11 का रूल कहता है, ठीक है। अब मेरा 8 का रूल क्या कहता है, मेरा 8 का रूल कहता है, सॉरी मेरा 8 का रूल कहता है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 8 वाला, कि जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो मेरी डिविजिबल होनी चाहिए। लास्ट 3 डिजिट्स क्या है मेरी 6 7 y, ये डिविजिबल होना चाहिए 8 से। तो देखो मैं इसका तरीका ये होता है, मैं y की वैल्यू रख रख के देख लूँ, तो y की वैल्यू 1 रखी तो नहीं हो रहा है, y की वैल्यू 2 रखी, 8 × 64 और 8 × 32, यस ये हो रहा है मेरा 672। अगर मैं देखूँ तो 8 से डिविजिबल है ये 84 बार, तो मेरा y क्या हो गया 2 आ गया, मैं y को यहाँ रख देता हूँ, तो मेरे को पता है कि 12 प्लस x माइनस 2, यानी कि मेरा जो 10 प्लस x है वो मेरा 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अगर 10 प्लस x मेरा 11 से डिविजिबल है तो मेरा x का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, x 1 है, अगर मेरा x 1 हो जाए तो ये हो जाएगा 10 + 1 11, 11 से डिविजिबल हो जाएगा।
तो मेरा x हो गया 1, y हो गया मेरा कितना 2, ठीक है। तो अब यही तो पूछा था मेरा, x बराबर है मेरा 1 और y बराबर है मेरा 2। तो पूछा क्या है मेरे 3x प्लस वाई की वैल्यू पूछी, तो मेरी कितनी हो जाएगी 3 इंटू 8, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा आंसर 2, ठीक है। तो बस ये आपके कुछ डिविजिबिलिटी रूल है, आपको ध्यान रखने हैं। 11 का, 8 का, 3 का, 5 का तो अभी हमने नहीं देखा है, 5 का, 7 का, 9 का। कहीं से इसके बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। आपको बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल याद करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं रूल्स में से होकर आते हैं। और आपको बस इसमें करना क्या है कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप उस डिविजिबिलिटी रूल्स को, अगर बड़ा नंबर आ जाता है जैसे 88 आ गया, तो आपको उसमें उस 88 को दो उन नंबरों में तोड़ लो जिसके रूल आपको आते हैं। जैसे आपको 11-8 का आता है तो आप 11-8 का इसमें रूल लगा, तो 88 को आप ऐसे ही तोड़ोगे, 11-8 में तोड़ोगे, उसके अलावा उसका कोई फैक्टर भी नहीं है, ठीक है। तो आपके ये फैक्टर से आपका ये डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट और नॉट द लीस्ट, अगेन ये आपका फिर से एक बेसिक मैथमेटिक्स का प्लस माइनस का क्वेश्चन है। ध्यान आपको क्या रखना है, साइंस का ध्यान रखना है और एक बोर्ड मास का ध्यान रखना है, ठीक है। देखो तो इसमें हम चलो इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया था, सबसे पहले हमको सॉल्व करना है ब्रैकेट। देखो तो ये इसमें लास्ट में ब्रैकेट है, तो मैं सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूँ। प्लस लगा देता हूँ, 1 से 2/3 मेरा होता है 5/3। तो 5/3 इंटू ब्रैकेट में मेरा देखो 7/8 प्लस ये है, तो 3 से 3 कट जाएगा मेरा क्या बन जाएगा 7/8 प्लस 2/4 विच इज नथिंग बट 1/2, ठीक है। तो मैं अगर इसका ऐसे एलसीएम में ले लूँ तो मेरा हो जाएगा ये 7 प्लस 8, इसका एलसीएम ले लूँ 4, यानी 11/8। तो मेरा ये हो जाएगा 5/3 विच इज़ नथिंग बट 5/3 इंटू 11/8। ये मेरी लास्ट वाली टर्म होगी, ठीक है। अब आ जाता हूँ मैं, एक और मेरी टर्म है 6 2/3, इसको मैं ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, 6×3 = 18, तो 20/3 को मैं ऐसे लिख देता हूँ पहली टर्म को, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ, मेरा ऊपर काफ़ी पेज बचा हुआ है अभी, इसको यूज़ करता हूँ मैं, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। पहली टर्म मेरी 20/3, ये तो क्लियर है। प्लस अब ये देखो मल्टीप्लिकेशन है ये पूरा, ये इसको ब्रैकेट ही मान लो, इसको मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करो तो मेरा ये है 5/2 इंटू 4×3 = 12, 3 15/4, ठीक है। उसके बाद है मेरा माइनस में एक और मेरा टर्म है, वो है मेरी 5×2 = 10, 11/2 इंटू मेरी 4×4 = 17/4, ठीक है। तो अब देखो ये मेरा टर्म क्या हो गया, ये मेरी होगी 20/3 प्लस 15×5 = 75/8, सॉरी 75/8, ये है मेरी 75/8 माइनस माइनस साइन आ गई है, तो माइनस ऐसे कैसे आएगा, ये मेरा 11 × 17, तो 11 17 77 का 7 हाथ से लगा 7, 11 × 11 7 18, तो 187 /8, और मेरा ये तो यहाँ पे है इसे कुछ प्लस में 55/24। बस अब तो मुझे क्या करना है, इसका एलसीएम लूँ और इन सबको सॉल्व कर लूँ बस। मेन बात क्या थी, बोर्ड मास को, सारे जो बोर्ड मास की जो तरीके थे उसे सॉल्व करके मेरे को इसको एक प्लस माइनस में बनाना था। अब तो ये मेरा सिंपल एक प्लस माइनस का क्वेश्चन हो गया, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, और सॉल्व करके मैं जब इसको फॉर्मेट में लिखूंगा तो मेरा ये आंसर आ जाएगा 11 से 1/12, ठीक है। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा पेपर कवर हो जाता है, ठीक है। होप आपको बात समझ में आई होगी। कुछ चीज़ें जो मैंने इसमें हाईलाइट करने की कोशिश की हैं, स्पेशली जो हमारी मेन चीज़ है कि हम क्वेश्चन को देख के करें क्या। कुछ क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमें पता ही नहीं लग पाता है कि करना क्या है, तो उस क्या वाले पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करें, और आप जो है इन सब क्वेश्चनों को आप ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी आपने जो भी आपका पढ़ा हुआ है वो आपका काम आएगा। तो अभी लास्ट टाइम जो चल रहा है इसमें आप जितने ज़्यादा हो सके पेपर सॉल्व करें, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो हमारी पूरी वीडियो सीरीज चल रही है पेपर की, आप चाहें तो पूरा पेपर देख सकते हैं और किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी आप स्पेसिफिकली देख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको बात समझ में आई हो तो इसको जितना ज़्यादा हो सके लोगों से शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको जो भी वीडियो नेक्स्ट आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन डायरेक्ट आ जाए। हम लगभग कोशिश तो कर ही रहे हैं कि इस सीटेट वाला जो पोर्शन है इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आपके एग्ज़ाम आने के पहले एटलीस्ट 10 से 15 दिन पहले आपके सारे एटलीस्ट 10 ईयर्स के वीडियोस कवर हो जाएं, ताकि आप फिर डायरेक्ट उन वीडियोस को देख के अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। तो जितना ज़्यादा हो सके लोग से शेयर करें ताकि ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन, ये सबके लिए ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे और उनके काम आए। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।